गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने नए टॉपिक के स्टार्ट है, जो कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज़ नर्स्ट इक्वेशन। आज हम लोग नर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नर्स्ट इक्वेशन नर्स्ट साइंटिस्ट ने ही हमें दी थी, ठीक है। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था कि इन्होंने उस चीज़ के लिए हमें इक्वेशन दी जिसके लिए, सपोज़ कीजिए मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि हम हर चीज़ जो भी लेते हैं एसटीपी पे लेते हैं। जो भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम लोग मेज़र करते हैं, लेकिन जो नर्स्ट इक्वेशन है वो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे भी एप्लीकेबल होती है। स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी कि कंडीशंस अप्लाई की गई हैं। डिफरेंस है आपका एचटीपी और स्टैंडर्ड कंडीशंस में। कैसे? यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप लोग क्या लेते हैं 273 केल्विन, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो टेम्परेचर आपका मेज़र किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे मेज़र किया जाता है, यानी कि जब इनको ऐड कर दोगे तो आपका 298 केल्विन पे मेज़र किया जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हम लोग अप्लाई करते हैं उस पर आपका नर्स्ट इक्वेशन मेज़र किया जाता है, ठीक है। प्रेशर आपका 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक होता है, वो यहाँ पे भी 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक होता है। और कंसनट्रेशन हम लोग लेते हैं 1 मोलर। बस जो डिफरेंस आता है आपका वो टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है। अच्छा, नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, इसकी डेरिवेशन कहाँ से आई, क्यों, कैसे, कब, ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सिलेबस नहीं है। हमारे सिलेबस में नर्स्ट इक्वेशन है। नर्स्ट इक्वेशन कहती है आपसे कि ई सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग, ठीक है। लॉग विद बेस ई लिख लो या चाहे नेचुरल लॉग लिख लो। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसको आप कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, सॉरी रिडक्शन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, वो एक ही बात है। अब ये ई सेल क्या है? दिस ई सेल इज अ ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्या होता है ये। ईएमएफ ऑफ अ सेल जो है वो आपका स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड जो कंडीशंस होती हैं उन पे इसको मेज़र नहीं किया जाता। आप ईएमएफ ऑफ अ सेल को एट एनी कंडीशंस आप लोग मेज़र कर सकते हो, एट एनी कंडीशंस। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है नर्स्ट इक्वेशन का वो यही है कि आप किसी भी कंडीशन पे अपने सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हो। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है बेटा, क्योंकि हम जब रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा सारी की सारी कंडीशंस स्टैंडर्डिकली ही गिवन हो, या हमारे अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को अप्लाई कर पाएँ या एसटीपी हम लोग कर पाएँ, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अगर ऐसा कोई हमारे पास रूल हो, ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिससे हम लोग किसी भी कंडीशन पे अपना कुछ भी मेजरमेंट कर पाए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो जो नर्स ने करके दिखाई थी कि आप किसी भी कंडीशन पे, यानी कि आपको 1 मोलर टेम्परेचर रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 298 केल्विन टेम्परेचर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंडीशन पे अपने ईएमएफ ऑफ अ सेल को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ई नोट सेल क्या है आपको बताया था मैंने, ई कैथोड माइनस ई एनोड, जो कि हम एट स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही मेज़र करते हैं। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस जो मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर क्या लिया जाता है आपका 298 केल्विन, ठीक है। एंड ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। आर क्या है? आर इज गैस कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ठीक है। टी इज योर टेम्परेचर विच इज 298 केल्विन, ओके। एन इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा रिएक्शन में। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपका जिंक और कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था, तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन विल बी 2, ठीक है। एफ इज फैराडे कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 96500 कूलम्ब पर मोल, ठीक है ना। ये होती है आपकी वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट। फिर आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट में जो भी कंसंट्रेशन गिवन होगी वो लिखेंगे, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। चलिए, अब मैं आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने करवाया था ना आपको जिंक वाला और कॉपर वाला, उसी से मैं आपको समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि कैसे हमें ये करना है। दोबारा लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। ये पहले सेल रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ मैं आपको। हमने लिखा था कि जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस 2, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ
salt bridge, and copper plus 2 is converted into copper. ठीक है ना, हमने इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखी थी, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस 2 along with the liberation of 2 electrons. It's a loss of electron, that's why it is oxidation. And copper plus 2 is gaining 2 electrons. ठीक है ना, that's why it is becoming now a copper. It is getting reduced, so it is a reduction. Okay, understood. चलिए, अब हम लोगों ने क्या किया था, अब देखो आपका जो इसको कंबाइन करके आप लिखोगे, आप इसको इलेक्ट्रॉन्स को कट कर दीजिए, आपके पास आ गई रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 एंड जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। अब देखो आपका क्या है प्रोडक्ट साइड पे, दिस इज योर द प्रोडक्ट, हम आयंस की फॉर्म में लेते हैं, एंड दिस इज योर रिएक्टेंट, क्योंकि जो प्योर मेटल्स होते हैं, जो प्योर मेटल्स होते हैं, यानी कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा 1 मोलर ली जाती है। ध्यान रखिएगा, जो प्योर सॉल्यूशन की प्योर सॉलिड की एंड प्योर लिक्विड की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 मोलर ली जाती है, तो इसीलिए उसको हम लिखते ही नहीं है, बट मैं लिख के आपको दिखा दूंगी एक बार। हमारी नर्स्ट इक्वेशन है, वी हैव नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग विद बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये आएगी कंसंट्रेशन, सपोज कीजिए 0.001 मोलर दे रखी है, ये भी आपकी 0.001 मोलर दे रखी है फॉर एन एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जगह ये लिखोगे 0.001 मोलर, और अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह क्या लिखोगे, ये लिखोगे 0.001 मोलर, इस तरह से। ठीक है, आया समझ में कैसे हम लोग कंसंट्रेशन को लिखते हैं। चलिए, अब पता है इस नर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास और भी कई तरह के रूप हैं जिनमें हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग में है, लॉग विद बेस ई में है, इट इज विद द बेस ई, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना, ई नॉट सेल माइनस आर टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। अब ये क्या हो गया, लॉग विद बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही कंसंट्रेशन को शो करता है बेटा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ होती हैं, आर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर की वैल्यू पता है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो पता है एक शॉर्टकट हमें गिवन है कि हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो हमें ये सारी वैल्यूज़ को अलग अलग पुट नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास एक कंबाइंड वैल्यू है, इन सब की कैलकुलेट करके लिख दी गई है 0.591 अपॉन एन तो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है जो अलग अलग होता है रिएक्शन के लिए, तो उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके मर्ज नहीं किया गया है। ठीक है, लॉग विद बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हो गई ना इजी, ये रिएक्शन आपके लिए इजी हो गई लर्न करनी, अब है ना, शॉर्ट में हो गई, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर कैलकुलेटेड सॉल्व्ड एंड ईजीएस्ट नर्स्ट इक्वेशन। एग्जाम में अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए आपको आती है तो 2 तरह से ये वाली इक्वेशन आपको लिख के छोड़नी होती हैं, अगर सिर्फ पुटिंग करने के लिए बोला है या सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन पूछी है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ करना है देन यू विल यूज़ दिस रिएक्शन ओनली, बिकॉज यहाँ से कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगी आपकी, इट विल वेस्ट योर टाइम, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम उसे वेस्ट करें। आया समझ में सबको? चलिए, नर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गई। ठीक है ना, नर्स्ट इक्वेशन का यही है बस, और कुछ नहीं है। और एग्जांपल्स के लिए हम लोगों ने अभी देखा, मैंने आपको आपकी जो डैनियल सेल की जो रिएक्शन है उससे मैंने लिख के दिखा दिया था आपको कि नर्स्ट इक्वेशन में कैसे हम लोग इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ अब हम लोग चलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में बहुत अच्छे से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसे हम Kc से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो कि रिएक्शन, जो आपकी एक रिएक्शन होती है पर्टिकुलर, उसमें सारी कंसंट्रेशंस जो गिवन होती हैं उसको मल्टीप्लाई करके उनकी जो स्टोशियोमेट्री होती है उसको पावर में ले जाते हैं, एंड डिवाइडेड बाय, पहले करते हैं प्रोडक्ट साइड का और फिर डिवाइड करते हैं उसको रिएक्टेंट साइड से विद इन द सेम मैनर। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये नर्स्ट इक्वेशन आपको पूछा गया है कि इसे लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में, या फिर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि रिएक्शन
नस्ट रिएक्शन को, नस्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव कीजिए या निकालिए, वैल्यूज़ निकालिए। तो क्या करोगे आप, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। यहाँ पे ये हो जाता है आपका लॉग के सी आ जाता है। बस आपका जो प्रोडक्ट है अपॉन कंसंट्रेशन, वो वैल्यू यही तो होती है, के सी की वैल्यू यही तो होती है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होती है ना। तो वही तो हमने किया, जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, के सी लिख दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई गलती मत करना, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एक कंसेप्ट और आता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे आप किससे डिनोट करते हो, डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अगर सिंपल गिब्स फ्री एनर्जी है तो आप डेल्टा जी लिखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर डेल्टा जी को आपको फाइंड करना है ई नोट सेल की फॉर्म में, और ई नोट सेल की वैल्यू वही होती है ई कैथोड माइनस ई एनोड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डेल्टा जी होता क्या है। एक्चुअली इट्स अ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, इट इज़ द माइनस ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी कि किसी सिस्टम ने कितना वर्क किया है और जो वर्क यूजफुल है उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे सपोज कीजिए कि आपने ब्रेकफास्ट किया, आप विद फुल ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, लेकिन एक घंटे बाद आपको कोई काम करना है, तो क्या होगा, उस एक घंटे के अंदर कुछ एनर्जी आपकी कम हो जाएगी ना। तो जितनी बची हुई एनर्जी के साथ आप अपना काम करोगे उसे बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि यूजफुल एनर्जी है, जो सिस्टम यानी कि आप वर्क करोगे, ठीक है। और क्योंकि आपने वर्क किया है तो इसलिए आपकी एनर्जी में क्या होगा, नेगेटिव यानी कि माइनस, यानी कम होगी आपकी एनर्जी। तो उसी को बोलते हैं माइनस ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। आया समझ में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, ठीक है। अगर इसे हमें लॉग के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, डेल्टा जी नॉट, इसे नॉट लगा दीजिएगा क्योंकि ई नॉट की फॉर्म में लिख रहे हो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के सी आएगा, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी, ठीक है। और लॉग विद बेस 10 की फॉर्म में कैसे लिखोगे, माइनस 2.303 आर टी लॉग विद बेस 10 के सी, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद गिब्स फ्री एनर्जी। ये रिलेशन है आपका गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच, ठीक है। आई होप आप सब कोई समझ में आया है। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय।